आज के लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ नियर बाय एटम काज्ड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो चेंज आता है साथ वाले एटम की वजह से उनमें मौजूद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो किस्म का होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का सेकंड नेम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और दूसरी किस्म का होता है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग। तो ये दो किस्म के इफेक्ट्स होते हैं, इनको हमने अब स्टडी करना है। अब इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम इनको स्टडी करते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग। आई से मुराद होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जो विदड्राइंग होते हैं उनका माइनस आई, यानी इनका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। विदड्राइंग से मुराद है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो टू एरो क्लोरीन की तरफ है, अपनी तरफ खींच रहा है, इधर आ जाएगा वन एरो। अब क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर लिया कार्बन का, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी दूर करने के लिए फिर नेक्स्ट कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा है। अल्फा के बाद वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया बीटा कार्बन का, तो बीटा कार्बन फिर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो इन दोनों के ऊपर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्लोरीन का ज्यादा इफेक्ट अल्फा कार्बन पे होता है, इसलिए इधर टू एरोज हैं, जबकि बीटा कार्बन तक जाते जाते लेंथ काफी हो चुकी है, इस वजह से इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह NR3 पॉजिटिव का इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ऐसा सेम केस है। जबकि ऑक्सीजन जो है इसका इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं I पॉजिटिव से। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा कार्बन पार्शियल नेगेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट इसने अब और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया आगे फिर बीटा कार्बन पे, तो ये पार्शियल पार्शियल नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो विद ड्राइंग और डोनेटिंग में ये एरोज का फर्क आता है और चार्जेस का फर्क आ जाता है, क्योंकि डोनेटिंग वाला जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको डोनेट कर देता है, इस वजह से उन पर नेगेटिव आता है। ये जो बात हमने पढ़ी है यही इधर थ्योरी में लिखी होती हुई है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो CCl बॉन्ड है उसको पोलर बना देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है अल्फा कार्बन से, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अल्फा कार्बन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, और बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन उसको खींच लेगा, और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बीटा कार्बन। फिर बीटा कार्बन उस अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बीटा हाइड्रोजन से, तो उसके ऊपर बीटा बीटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ी है उसका जिक्र होता है। ये कुछ डेफिनेशन है मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाली डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये वाले अच्छी तरह याद कर लें, तो इनके अलावा वाले इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग हो जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, ये हेलोजेंस वाले इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग हो गए। ठीक है, और ये NR3 पॉजिटिव हमने पढ़ा, ये विदड्राइंग हो गए, NO2 विदड्राइंग हो गया। जबकि डोनेटिंग हो जाएंगे O नेगेटिव CO नेगेटिव R3C R2CH और CH3, ये डोनेटिंग हो गए। इनको जब याद कर लिया, अब ये कंसेप्ट नेक्स्ट यूज होता है इसमें से जब क्वेश्चन आते हैं। अब इधर से एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरो एस्टिक एसिड 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एस्टिक एसिड से, उसकी क्या रीजन है? ठीक है, अब इसकी ये रीजन है, जो क्लोरीन है ये क्या है, विद ड्राइंग। क्लोरीन क्या है, विद ड्राइंग। ये अब क्लोरो एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड। जो एस्टिक एसिड वाटर में गया तो प्रोटॉन क्या करता है, अब एसिड क्या होता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो COO नेगेटिव हो गए दोनों, और H3O पॉजिटिव। अब जो एसिड होता है उसकी होती है कंजुगेट बेस, तो ये जो मैंने Ca लिखा है ये क्या है, कंजुगेट बेस। तो ये जो एसिड्स की होती हैं कंजुगेट बेसिस, और बेसिस के होते हैं कंजुगेट एसिड्स। अब एस्टिक एसिड की कंजुगेट बेस ये ऊपर लिखी हुई है, इसी तरह क्लोरो एस्टिक एसिड की कंजुगेट बेस नीचे लिखी हुई है। अब जो क्लोरोस्टिक एसिड की कंजुगेट बेस है इसके फार्मूले में देखो क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन अब हमें पता है कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है। क्लोरीन ने अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेनी है ऑक्सीजन ऑफ COO। COO की ऑक्सीजन से क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, तो ये जो कंजुगेट बेस है ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अच्छी बेस वो होती है जिसके अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद रहे, जिसके ऊपर नेगेटिव या लोन पेयर मौजूद रहे, वो अच्छी बेस होती है।
मगर जब क्लोरीन लगा हुआ है उसके साथ, तो क्लोरीन ने CO नेगेटिव वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, तो एज अ रिजल्ट वो जो कंजुगेट बेस है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी और वो वीक हो जाएगी। तो जब कंजुगेट बेस वीक हो जाएगी, क्लोरोस्टिक एसिड की जब कंजुगेट बेस वीक हो जाएगी तो एसिड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब कंजुगेट बेस वीक हो गई तो क्लोरोस्टिक एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बनिस्बत एसिटिक एसिड के। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन हो जाती है। अब इसी तरह नेक्स्ट, फ्लोरोस्टिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोस्टिक एसिड। इसमें भी वही रीजन है। अब फ्लोरीन क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। ये COO नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा विदड्रा कर लेगा, तो उसकी कंजुगेट बेस, फ्लोरोस्टिक एसिड की कंजुगेट बेस और वीक हो जाएगी। जब इसकी कंजुगेट बेस और ज्यादा वीक हो गई तो फ्लोरोस्टिक एसिड क्लोरोस्टिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, वाई फ्लोरोस्टिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोस्टिक एसिड। इसका आंसर भी हमने बता दिया इधर से लेके इधर तक। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड वीकर एसिड क्यों है क्लोरोस्टिक एसिड से। अब हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन में। तो अब क्लोरोप्रोपानोइक एसिड में क्लोरीन का इफेक्ट आगे जाते जाते कम हो चुका है। ठीक है, तो क्लोरीन का इफेक्ट जब कम हो जाएगा विद ड्राइंग वाला, तो उसकी बेस इतनी वीक नहीं होगी जिसकी वजह से एसिड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इस वजह से क्लोरोप्रोपानोइक एसिड वीकर एसिड हो जाएगा क्लोरोस्टिक एसिड से, क्योंकि क्लोरोस्टिक एसिड में इतने ज्यादा कार्बन दरमियान में मौजूद नहीं है, कार्बन और ओ, क्योंकि प्रोपानाइक एसिड जो हमारे पास है उसमें क्लोरोप्रोपानाइक एसिड में कार्बन ज्यादा हैं बीच में। इस वजह से क्लोरीन का जो विड्राइंग इफेक्ट है वो वीक हो जाएगा और एज अ रिजल्ट क्या है, क्लोरोप्रोपानाइक एसिड वीकर हो जाएगा सादा क्लोरोस्टिक एसिड से, क्योंकि क्लोरोस्टिक एसिड में तो दरमियान में कार्बन कम है और इस वजह से क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है। और इसमें जो ओवरऑल अब कंसेप्ट ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिड की ज्यादा हो जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे एसिड के ऊपर तो एसिड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी कैटेगरी यानी विड्राइंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है वो वाला हम देखते हैं। इधर ये सवाल है, एसिटिक एसिड 10 टाइम्स लेस एसिडिक है फॉर्मिक एसिड से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये एक सवाल है कि एसिटिक एसिड 10 टाइम्स लेस एसिडिक क्यों है फॉर्मिक एसिड से। अब फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। अब एसिटिक एसिड के फार्मूले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, ये जो डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा COO नेगेटिव को। तो जब COO नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो इसकी बेस है, एसिटिक एसिड की जो बेस है ये क्या हो जाएगी, स्ट्रोंगर हो जाएगी। और जो एसिटिक एसिड है ये खुद क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा समझ लो इसको। जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे होते हैं एसिड के साथ तो एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे होते हैं तो एसिड की एसिडिटी कम हो जाती है। अब CH3COOH कम एसिडिक है फॉर्मिक एसिड से, क्यों, क्योंकि CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है COO नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं COO नेगेटिव को। तो ये जो COO नेगेटिव है ये बेस फिर क्या हो जाएगी, स्ट्रोंगर, यानी COOH की जो कंजुगेट बेस है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रोंगर। तो COOH की कंजुगेट बेस जब स्ट्रोंगर हो जाएगी तो COOH खुद क्या हो जाएगा, वीकर एसिड हो जाएगा। उसके बाद हमने बेसिस को डिस्कस किया। अब बेसिस में साफ बुलेट है, जब बेसिस के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे तो उनकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। एसिड के साथ जब डोनेटिंग लगे होते हैं तो उनकी एसिडिटी कम हो जाती है, मगर बेसिस के साथ जब डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे उनकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। अब बेसिस की एसिडिटी किस बात पर डिपेंड करती है कि उनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कितनी अवेलेबिलिटी है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बेस हो जाएगी, क्योंकि बेस अच्छी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देती है। अब जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में प्राइमरी में एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है, सेकेंडरी में दो लगे होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में ये अब नीचे इनके कंजुगेट एसिड हैं, ये अमोनिया का कंजुगेट एसिड है, ये प्राइमरी अमाइन का है। प्राइमरी क्यों का, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। ये सेकेंडरी अमाइन का कंजुगेट एसिड है क्योंकि इसके साथ दो ये ग्रुप है अल्काइल।
ये टर्शियरी अमाइन का कंजुगेट एसिड है, इसके साथ 3 है, ठीक है। अब इनकी सबसे जो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो केस कौन सा होगा, अगर पहले तीनों में कंपेयर करें, ठीक है, फिर बल्कि इनको ओवरऑल फोर फोर को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगी वो सेकेंडरी अमाइन होगी, दूसरे नंबर पे बेसिक होगी प्राइमरी अमाइन, तीसरे नंबर पे टर्शरी, और सबसे कम बेसिक होगी अमोनिया, ठीक है। अब उसकी रीजन देख लेते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग से मुराद है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को अमोनिया से ज्यादा बेसिक कर देगा, ठीक है। जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को अमोनिया से ज्यादा बेसिक कर देगा। अमोनिया का फार्मूला है ना, अब NH3, ठीक है, ये अमोनिया होगी, इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। प्राइमरी अमाइन क्या होगी, ये CH3 NH2, ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन है ना, तो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा हो जाएगी तो ये प्राइमरी अमाइन अमोनिया से ज्यादा अच्छी बेस हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह सेकेंडरी अमाइन देखते हैं। सेकेंडरी अमाइन में कितने अल्काइल ग्रुप हैं, दो, CH3 ट्वाइस, दो अल्काइल ग्रुप और साथ NH। अब दो अल्काइल ग्रुप और ज्यादा डोनेशन करेंगे तो अमोनिया N के ऊपर टोन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी से भी ज्यादा बेसिक हो जाएगी। इस तरह जो टर्शरी अमाइन होती है, टर्शरी में कितने हो जाएंगे, CH3 थ्राइस और N। टर्शरी अमाइन में अब देखने में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स 3 हो गए हैं, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मगर ये अनोमली बन जाती है, इसकी सबसे ज्यादा होने की बजाय तीसरे नंबर पे चली जाती है, यानी सबसे कम तो होती है अमोनिया की, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे कम हो जाती है टर्शियरी अमाइन की, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिसिटी सेकेंडरी अमाइन की, दूसरे नंबर पे प्राइमरी की, तीसरे नंबर पे टर्शियरी की, और सबसे कम बेसिसिटी हो जाएगी अमोनिया की। अब उसकी रीजन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अब 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 ग्रुप्स हैं CH3 बल्कि ग्रुप्स होते हैं। जब ज्यादा CH3 या बल्कि ग्रुप्स लग जाएं तो ये जो टर्शियरी अमाइन है इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब नहीं कर सकेगा तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। जब स्टेबल नहीं होगा इस वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसी की रीजन हम बुक से स्टडी करते हैं। अब although tertiary amines are more basic than ammonia, tertiary amines अमोनिया से ज्यादा बेसिक है मगर सेकेंडरी अमाइन से कम बेसिक है, ठीक है। इस अनोमली को क्यों कैसे एक्सप्लेन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कहते हैं पानी के साथ स्टेबलाइजेशन को, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट एसिड्स ऑफ अमाइंस बाय वाटर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब जो टर्शियरी अमाइन का कंजुगेट एसिड है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइन। क्यों, क्योंकि टर्शियरी के साथ 3 बल्कि ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रुकावट पैदा करते हैं। इस वजह से फिर 3 अल्काइल जो तीसरा अल्काइल ग्रुप है टर्शियरी का, वो इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ा देता है मगर सॉल्वेशन टेंडेंसी को कम कर देता है। मार से मुराद है कम कर देता है। तो टर्शियरी के केस में ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होता है सॉल्वेशन वाला। तो वो जब कम हो जाएगी तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इसमें नहीं होगी सही तरह, कंजुगेट एसिड की स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, कंजुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगा, तो जो टर्शियरी अमाइन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगी। अब ये जो pKa वैल्यूज हैं ये हमें बता देंगे, जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है। सब जितनी ज्यादा pKa वैल्यू हो उतनी बेस अच्छी होती है, और जितनी कम pKa वैल्यू हो उतना एसिड अच्छा होता है। अब चूंकि हम बेसिसिटी पढ़ रहे हैं तो जिसकी सबसे ज्यादा pKa है वो उतनी अच्छी बेस है, तो वो पहले नंबर पे आ गई 10.77 सेकेंडरी अमाइन, दूसरे नंबर पे आ गई प्राइमरी अमाइन 10.62, तीसरे नंबर पे 9.80 टर्शियरी अमाइन, और सबसे वीक बेस आ जाएगी अमोनिया 9.27, ठीक है। अब इधर आप देख रहे हो ये जो लिखे हुए हैं ना, उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट उन्होंने लिख दी है कंजुगेट एसिड्स, क्योंकि जब हमने एसिड की स्ट्रेंथ स्टडी करनी थी तो हमने डिस्कस किया था एसिड की कंजुगेट बेस को। अब हमने बेस की स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है तो हमने डिस्कस किया है बेस के कंजुगेट एसिड को। कंजुगेट वर्ड से मुराद होता है प्रोटॉन का ऐड या रिमूवल होना, ठीक है। तो जो कंजुगेट जो एसिड की कंजुगेट बेस थी उसके फार्मूले में से प्रोटॉन रिमूव हो गया था,
और जो ये जो बेसिस हैं इनका जो कंजुगेट एसिड होता है उसमें एक इजाफी प्रोटॉन लगा देना है, ठीक है। जैसे अमोनिया है तो उसमें NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना ली तो प्लस। इस तरह ये प्राइमरी अमाइन का फार्मूला था CH3NH2, तो इधर एक और हाइड्रोजन ला गया। सेकेंडरी का था CH3 ट्वाइस NH, तो इधर ये NH2 हो गया। इस तरह CH3 थ्राइस N था, इधर H लग गया। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें से हमने इसको डिस्कस